आदाब, आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। मैं हूं मोहम्मद मुद्दसिर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को बेड़ सरपंच कत्ल केस के कलीदी मुलजिम की जायदाद जब्त करने का दिया हुक्म। संतोष देशमुख कत्ल केस में अदाकारा प्राजक्ता माली ने बीजेपी एमएलए सुरेश दास के खिलाफ खवातीन कमीशन में दर्ज कराई शिकायत। वहीं वंचित बहुजन अखाड़ी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर ने परभनी तशद्दुद वाक़े की जामे जांच कराने का किया मुतालबा। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी ने कहा कि रियासत में 60% वक्फ अराजी पर हैं कब्जे, तजावुजात हटाने की मुहिम जारी। खबरें तफसील के साथ। क्या महाराष्ट्र की सियासत में मोदी दौर की जगह नितिन गडकरी का दौर शुरू हो रहा है? अगर ये सच है तो आने वाले वक्त में पूरे मुल्क की सियासत बदल जाएगी। अगर हम महाराष्ट्र के तनाजुर में देखें तो कुछ ऐसे ही इशारे नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस इन दिनों मोदी के बजाय नितिन चालीसा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी भी देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का अजीम लीडर करार दे रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी में तब्दीली वाज़े तौर पर नजर आ रही है। नितिन गडकरी जो लोकसभा इंतखाबात के दौरान अलग थलग नजर आ रहे थे, महाराष्ट्र कानून साज असम्बली के इंतखाबात में फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आए। नितिन गडकरी को पूरी ताकत के साथ बीजेपी के लिए मुहिम चलाते हुए देखा भी जा रहा है। इंतखाबी नतायज के बाद मोदी अमित शाह नहीं बल्कि नितिन गडकरी सबसे आगे नजर आए। उद्धव ठाकरे की हुकूमत के खात्मे के बाद देवेंद्र फडणवीस ने नायब वजीर आला बनने से इनकार कर दिया था, लेकिन मरकजी क़यादत की दबाव पर कबूल करना पड़ा। देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी का ताल्लुक उसी नागपुर से है जहां संघ का हेडक्वार्टर वाक़ है, और मौजूदा बीजेपी हाईकमान के साथ संघ के ताल्लुकात का पता बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा के इस बयान से होता है, जिसमें उन्होंने ऐसे बयान दिए थे जैसे उन्हें इलेक्शन जीतने के लिए संघ की जरूरत ही नहीं रही। 2024 के लोकसभा नतायज के बाद बीजेपी में संघ का असर एक बार फिर बढ़ गया है। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के वजीर आला बन सके और नितिन गडकरी बीजेपी की सियासत के मरकज में आ गए। और यही वजह है कि सियासी हलकों में इसे मोदी और अमित शाह के दौर का जवाल कहा जा रहा है। या मंचावर बसलेले अनेक आहेत, त्यांचे आई वडील मोठे आमदार खासदार होते। कारण भारतीय जनता पार्टी ही पिता पुत्रांची, आई वडिलांची, कोणाची प्रायव्हेट पब्लिक लिमिटेड पार्टी नाही। ही पार्टी जर कोणी असेल, या पार्टीचा कोणी मालक असेल, या पार्टीचे कोणी विश्वस्त असतील तर माझ्या समोर बसलेले पार्टीचे कार्यकर्ता हेच पार्टीचे मालक आहेत। आणि म्हणून या पक्षाच्या परंपरेतून एक कार्यकर्ता म्हणून आपल्या सगळ्यांना याचा आनंद झालेला आहे। आणि मला विश्वास आहे की देवेंद्रजींचं कर्तृत्व महाराष्ट्राचं भविष्य बदलवल्याशिवाय राहणार नाही। हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे। हा महाराष्ट्र बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। हा महाराष्ट्र ज्योतिबा फुलेंचा महाराष्ट्र आहे। हा महाराष्ट्र राजर्षी शाहू महाराजांचा महाराष्ट्र आहे। हा महाराष्ट्र लोकमान्य टिळक आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा महाराष्ट्र आहे। माझ्या जीवनामध्ये मी सत्कार घेणं नेहमी टाळतो। अनेक वेळा अनेक पदांवर गेलो आणि अनेक वेळा सत्काराचे प्रसंग आले, तरी देखील काही ना काही कारण सांगून ते सत्कार मी नाकारले। पण आजचा सत्कार हा स्वीकारत असताना दोन भावना मनामध्ये होत्या। एक तर ज्यांच्याकडे पाहून आपण राजकारण करतो ते श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीजी यांच्या जन्मशताब्दीच्या दिवशी हा सत्कार होतोय, ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट होती। आणि त्याचसोबत राजकारणामध्ये ज्यांचं मार्गदर्शन हे अत्यंत मोलाचं ठरलं, त्या माननीय नितीनजी गडकरी यांच्या हाताने सत्कार होतोय, हे देखील महत्त्वाचं होतं। आणि म्हणून माझ्याकरता सत्कार नव्हता, तर हे कौतुक होतं। आणि आपल्या घरच्या मोठ्या माणसाने
महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को बेड़ सरपंच कत्ल केस के कलीदी मुलजिम की जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया है। मासाजोग के सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल का मुबैना तौर पर मास्टरमाइंड वाल्मीकि कराड गुज़िश्ता 19 दिनों से मफरूर है। फडणवीस ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को यह हुक्म जारी किया है, जो संतोष देशमुख कत्ल केस की जाँच कर रहा है। CID ने कराड की रिहाइशगाह का दौरा किया और उसके घर वालों से उसके ठिकाने के बारे में दरियाफ्त किया। मासाजोग के सरपंच देशमुख 9 दिसंबर को विंड पावर प्लांट में भत्ताखोरी की कोशिश में मुदाखलत के बाद कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया, लेकिन कराड समेत दीगर 4 मुलजिमीन फरार हैं। वंचित बहुजन अखाड़ी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर ने परभनी वाक़े की जामे जांच कराने की मांग की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस तशद्दुद के मुतासिरीन को मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा भी किया है। First and foremost, which we raised was that Somnath Suryavanshi has been murdered by the police, and it's a custodial death. So the responsibility lies on the government to rehabilitate his family and also compensate him. What we have demanded is that one of the members of his family should be given an employment in the government, and second is that at least 1 crore should be paid as a compensation to his family. The second issue that we raised was that on inquiry with SP and with IG, the lathi charge was not ordered by them, and therefore it is the lower constabulary, including the PI, who has taken a decision by himself. Now, to make a lathi charge is a magisterial responsibility, and the PI is not authorized to make a lathi charge or even act upon it. So what we have said is that all those policemen who can be identified by the persons who were beaten up or those who are injured, they should be allowed to file an FIR against this police, which the government has agreed upon. Third one, what we did is that the incident has taken place near the collector's office, which is adjacent to the. महाराष्ट्र में 60% वक्फ अराजी पर कब्जे हैं। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी ने कहा कि हम वक्फ बोर्ड की ज़मीन से तजावुज़ात हटाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। समीर काजी ने जालना के रुकन असम्बली अर्जुन खोतकर से जालना में वक्फ के ज़ेर इल्तवा मसले पर बातचीत की है। समीर काजी ने कहा कि पहले अफरादी क़ुव्वत की कमी की वजह से कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी, लेकिन अब अफरादी क़ुव्वत मौजूद है। तमाम तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जमिनी बळकावण्याचा जे प्रश्न आहे ना, ते महाराष्ट्रामध्ये जवळपास आमच्या जे काय वक्फच्या जमिनी आहेत 60% जमिनीवर इन्क्रोचमेंट आहे, अतिक्रमण केलेलं आहे लोकांनी। या जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी वक्फ अधिनियमामध्ये एक तरतूद आहे, कलम 52 प्रमाणे 54 प्रमाणे त्या कायद्याप्रमाणे आम्ही कारवाई करतोय। आणि आता आमच्याकडे यापूर्वी स्टाफ नव्हता, म्हणून ही कारवाई प्रलंबित व्हायची, कारवाई होत नव्हती। पण ज्यावेळेस मी मेंबर झालो त्यावेळेस फक्त 23 लोक होते वक्फ बोर्डमध्ये। आज 200 प्लस 250 लोक आहेत, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कर्मचारी आहेत। त्याच्यामुळे लोकांना जे पहिले गैरसमज होता की वक्फ बोर्डाकडून कधीच काही कारवाई होत नाही, ही जमीन आपली नाही आपल्या बापाची आहे असे समजून जे बसायचे, तर ते असं होणार नाही। आता वक्फ कायद्यामध्ये आमच्याकडे भरपूर स्टाफ आलेला आहे, प्रत्येकावर कारवाई होणार आहे आणि जी वक्फची जमीन आहे आम्ही ती घेणार। आणि जी जमीन वक्फची नाहीये, लोकांमध्ये असा पण संभ्रम निर्माण होतोय की वक्फ कोणाची जमिनीवर दावा देऊ शकतो। जी जमीन वक्फची नाहीये त्या जमिनीवर आम्ही कधी हक्क सांगणार नाही आणि त्याच्यावर कुठल्याही इलीगल कारवाई करणार नाही। कांग्रेस के रियासी सदर नाना पटोले की वालदा मीराबाई फालंग राव पटोले का आज सुबह इंतकाल हो गया है। साकोली जी भंडारे में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई हैं। आखिरी रसूमात में नाना पटोले के ख़ानदान के अरकान के अलावा पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अदाकारा पराजक्ता माली ने सरपंच संतोष देशमुख कत्ल केस में धनंजय मंडे को निशाना बनाने की कोशिश की है और उनका नाम घसीटने पर बीजेपी एमएलए सुरेश दास के खिलाफ महाराष्ट्र
स्टेट वुमेन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए माली ने कहा कि दास के तबसरे बेबुनियाद हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि खवातीन बिलखुसूस अदाकारों को सॉफ्ट टारगेट नहीं बनाया जाना चाहिए। काल नाही तर गेले 1.5 महिन्यापासून हा सगळा प्रकार चालू आहे आणि गेले 1.5 महिने अत्यंत शांततेनं मी या सगळ्याला सामोरी जाते, सगळ्या ट्रोलिंगला, सगळ्या निगेटिव्ह कमेंट्सना। आणि ही माझी शांतता, माझी मूकसंमती नाहीये। मी माझ्यासारख्या अनेक महिला, कलाकार या सगळ्यांचीही हतबलता आहे। हे शांत राहणं तुम्हा सगळ्यांमुळे कुठे ना कुठेतरी आमच्यावर बेतलेलं आहे। एक व्यक्ती आपल्या कुठल्या तरी रागाच्या भरात, उद्वेगाच्या भरात काहीतरी बरळून जाते। नवी मुंबई बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट ने आज पहली कॉमर्शियल फ्लाइट लैंडिंग का मुशाहदा किया है। इंडिगो के तैयारी ने मुंबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और नवी मुंबई के नौ तामीर शुदा एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। मुंबई में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए के मुताबिक लैंडिंग एक आजमाइश टेस्टिंग प्रोग्राम का हिस्सा थी। हम सबके लिए, नवी मुंबई के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र राज्य, देश के लिए, हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यहाँ पे एक कमर्शियल प्लेन इंडिगो का जो एयरबस है वो यहाँ पे लैंड हो चुका है। 2 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ डिफेंस का C-133 प्लेन भी लैंड किया था। ये क्लियर है कि हम लोग सभी तरह से सज्ज हैं, हमारा रनवे तैयार है। रनवे के साथ साथ अगर यहाँ टर्मिनल बिल्डिंग भी देखें, टर्मिनल बिल्डिंग का भी 83-84% काम हो चुका है। कुछ अभी एरोड्रोम लाइसेंसेज, कुछ प्रोसीजर अभी बाकी हैं जो कि अभी समय पर चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगले 3-4 महीने में ये सब हम कंप्लीट कर पाएंगे और इसके लिए हम इसको कमर्शियली स्टार्ट अप्रैल में करीब कमर्शियली में स्टार्ट कर पाएंगे। देखो, कनेक्टिविटी में देखा तो सबसे अच्छी बात है कि MTHL जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, अटल सेतु जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जहां जो उल्वे जंक्शन पे जहां उतरता है, उल्वे जंक्शन से हम उल्वे कोस्टल रोड भी बना रहे हैं जो कि जनवरी 26 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो साउथ मुंबई से आने वालों को यहाँ पे एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। उसके साथ साथ ही एक छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में भी एक लाइन आ रही है जिसका प्रपोजल गवर्नमेंट के पास है। उम्मीद है उसको भी जल्दी से जल्दी मान्यता मिल जाएगी। इवेंचुअल कैपेसिटी नवी मुंबई की होगी 90 मिलियन कंज्यूमर्स। फेज 1 जो कि टर्मिनल 1 है उसकी कैपेसिटी है 20 मिलियन। फिर धीरे धीरे अगले 10 साल में वी विल रीच इट टू 90 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी। डे 1 से कार्गो शुरू होगा, 0.8 मिलियन मैट्रिक टन का कैपेसिटी है, इवेंचुअली जो 3 मिलियन तक जाएगा। बट डे 1 डोमेस्टिक और कार्गो शुरू होगा, इंटरनेशनल 3 महीने बाद। सो 2 रनवे होंगे। जैसे अभी आप कंपेयर करें छत्रपति शिवाजी से, छत्रपति शिवाजी में एक ही ऑपरेटिंग रनवे है, यहाँ पे 2 पैरेलल रनवे होंगे। 2 पैरेलल रनवे का मतलब होता है 2 प्लेन एक साथ टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं, तो उससे कैपेसिटी यहाँ की डबल हो जाएगी करस्पॉन्डिंग मुंबई के बदले। वी आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड विद आवर पार्टनर्स विद सिडको। देयर आर टू स्टार्ट एनी एयरपोर्ट इन इंडिया, देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। यू हैव DGCA, USC, SISF, you have immigration, customs, construction, and you know the rain in Mumbai was very heavy last year also, which created some certain delays. But we are on track now. As you see, runway is completely ready. Terminal is almost 88. अजीत पवार ग्रुप की एनसीपी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए 11 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। इस पर उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर और तर्जुमान आनंद ने कहा कि इससे बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा। अजीत पवार बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में हुकूमत में हैं। दुबे ने कहा कि फिलहाल दोनों पार्टियों का नजरिया एक है, अगर एनसीपी दिल्ली में इलेक्शन लड़ती है तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा। देखिए, जो अजीत दादा पवार जी की पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसका दिल्ली में कोई जनाधार नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में संवैधानिक प्रक्रिया में रहते हुए कोई भी पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ सकती है। चाहे अजीत दादा पवार की पार्टी 11 सीटों पर लड़े और चाहे पूरी की पूरी 70 पर लड़े, होना जाना कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार की पार्टी सरकार में है। दोनों की विचारधाराएं इस समय एक जैसी हैं, तो वो जो वोट काटना है वो बीजेपी का काटना है। अजीत दादा पवार पीछे के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को शायद नुकसान पहुंचाने वाले हैं, शायद दबाव बना रहे हों कि कुछ मंत्रिमंडल में 2-4 मंत्री उनको ज्यादा मिल जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में अजीत दादा पवार जरूर कहीं न कहीं कमजोर करने का काम पीछे के दरवाजे से कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की, तो उनके जो वोटर हैं वो तटस्थ हैं, वो उनके वोटर उनको मतदान करेंगे।
लेकिन जो बीजेपी के वोटर हैं वो कहीं न कहीं थोड़े बहुत अजीतदादा पवार के पास अगर खिसक जाएंगे तो बीजेपी को भी भारी नुकसान होगा। तो ये जो नूरा कुश्ती है बीजेपी और अजीतदादा की, ये दिल्ली के भी चुनाव में जरूर देखने मिलेगी। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी और अजीतदादा पवार में आपस में सिर्फ टक्कर कब होनी है। हम तो महाविकास आघाड़ी वाले हैं, हम तो महायुति के झगड़े को देख ही तो सकते हैं। अकोला में जमा इस्लामी हिंद हल्क़े ख़वातीन की जानिब से ख़वातीन को माशी लिहाज से मुस्तहकम बनाने के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें घरेलू सनअत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात पर बात की गई है। ख़वातीन किस तरह से अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं, इस तनाजुर में उन्हें तरबियत भी दी गई। इस प्रोग्राम की नौयत को समझते हुए शहर की ख़वातीन ने बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की है। सनअत व कारोबार से मुतालिक माहिरीन ने इन ख़वातीन की रहनुमाई की है। जमात इस्लामी कोशिश कर रही है कि माशरे में गुर्बत का खात्मा हो, खुददारी परवान चढ़े, लोग कफील बने और इलाका पसंद बनकर अपनी जिंदगी को, अपने घर को खुशहाल बनाएं। तो शेयर करने का था, आप तमाम ने वो फॉर्म फिलअप किया होगा जो हमारी ख़वातीन बहनों ने भर के लिया है। उसमें 2 कॉलम, आखिरी के 2 कॉलम बहुत अहम हैं। एक तो वो कॉलम उनके लिए कॉलम है जो बिजनेस करना चाहते हैं, अभी बिजनेस इसका शुरू नहीं हुआ है, और आखिरी कॉलम उनके लिए है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। पातूर शहर कांग्रेस लीडर हाजी सैयद कमरुद्दीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके खिलाफ कुछ लोगों ने साजिश की है। दरअसल कुछ दिन पहले बालापुर पातूर रजिस्ट्रार को कोऑपरेटिव सोसाइटी की टीम ने सैयद कमरुद्दीन के घर और उनकी सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल पर छापा मारा, लेकिन इस टीम को किसी भी किस्म की मशकूक दस्तावेज़ात न मिलने से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। ब्याज और सूद जो है इस्लाम में ये हराम करार दिया गया है। हम 9 भाई हैं, हमारा कोई ऐसा कारोबार नहीं है, तमाम कारोबार हलाल वाले हैं, ईमान वाले हैं। इसलिए कोई जो साजिश रची गई थी मुझे बदनाम करने की, और तो मेरे घर पे छापा मार दिया गया। 36 ऑफिसर थे, लेकिन दुख इस बात का है कि जहाँ पर तालीम दी जाती है, ख्वाजा गरीन उर्दू स्कूल पर ये लोगों ने अचानक अटैक किया। लेकिन मैं ऑफिसरों का भी अभिनंदन करता हूँ, उन्हें प्यार सम्मान देता हूँ कि वो लोग सच्चाई को देखें, सच्चाई को देखकर काम करें, क्योंकि स्कूल है, स्कूल में मासूम बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल को एक असर गलत पड़ता है एडमिशन पर। बस मुझे खेद है इस बात का, इसीलिए मुझे इन लोगों पर कार्रवाई करने का मैंने मन बनाया है। जो लोगों ने साजिश रची है उनके खिलाफ मैं। जलगांव जिला के 40 गांव पाचूरा जलगांव शहर में 2 रोज़ कबल बारिश और ज़ालाबारी हुई है। इस बेमौसमी बारिश और ज़ालाबारी से केले, कपास, गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मकामी एमएलए अमोला हरी भाव जावड़े और ज़िला कलेक्टर आयुष प्रसाद ने मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए नुकसानात का जायजा लिया। मुंबई के मध्य कोलीवाड़ा से माहीगीरों को ले जाने वाले जहाज से एक माल बरदार जहाज टकरा गया। हफ्ते की देर रात यह हादसा पेश आया है। इत्तला मिलते ही साथी माहीगीरों की कश्तियां मदद के लिए पहुंची और उन्होंने कश्ती को डूबने से बचा लिया। नेवी और कोस्ट गार्ड की टीमों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं मारूफ फिल्मसाज श्याम बेनेगल की याद में मुंबई में एक ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया है। इस प्रोग्राम में नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, शबाना आज़मी समेत फिल्मी दुनिया से जुड़ी दीगर शख्सियात ने शिरकत की और श्याम बेनेगल की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। जो उनसे मिलता था वो कुछ ना कुछ अबंडेंस में नॉलेज, beautiful experiences और कुछ नया सीख के आ रहा था। And I think all of us got so much confidence because he gave those responsibilities to you as actors, as whatever you were doing. So I think it was a class apart. It was the only set where I think all actors would sit together and not go to their vanities rooms because he had that camaraderie on the sets. And that's only and only Shyam Benegal. I don't think they make them like him anymore.
His movies have been a reflection and a mirror of society, and it's said the way they needed to be said. And I think he created his own parallel industry where people would love to look forward to watching those movies, and we've had actors who we really look forward to. And filmic vision affected the landscape of filmmaking in the country, and his generosity and his kindness. These are all givens. There is a line by Khalil Gibran in his book The Prophet, where he says, "Work is love made visible, and if you cannot work with love, then it's better that you should leave your work and sit at the gate of the temple and take alms from those who work with joy." These words seem like they were written for Shyam. I've always believed that death is the most unimportant part of life, and ironically the only inevitable part. What is important is what you do with the time you have. And it's undeniable that Shyam used every single moment of his life, every breath, every iota of energy in a creative pursuit of some kind or the other. हाल ही में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया करीब समुद्र में हादसा पेश आया था, जिसमें तकरीबन 14 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि 100 से ज़्यादा अफराद को बचा लिया गया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो थे आरिफ, जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई। आरिफ के इस कारनामे के बाद कई लीडरान से मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अमजद खान ने आरिफ से ख़ास बातचीत की है। आप देखिए ख़ास बातचीत और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अगर बात करें गेट ऑफ इंडिया में जो कुछ दिन पहले हादसा हुआ था, वहाँ पर तकरीबन 14 लोगों की जो है वो मौत हो गई थी और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया था। लेकिन वहाँ पर अगर बात करें तो आरिफ बामने जो है वहाँ के हीरो रहे, जिन्होंने 35 से ज़्यादा लोगों की जो है वो जान बचाई थी। और अगर बात कर ले उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की, तो तमाम जो लोग हैं आरिफ बामना से मुलाकात कर रहे हैं और उनका सत्कार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और महाराष्ट्र की अगर विधानसभा की बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर भी नागपुर स्टेशन में आरिफ बामना का जो जिक्र है वो गूंजता हुआ नजर आया। हमारे साथ खुद आरिफ बामना जी मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। आरिफ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज देश भर में आपके चर्चे हैं, महाराष्ट्र की विधानसभा में भी आपका चर्चा हुआ, आपने 35 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे बंदे जो ऑलमोस्ट अपनी जान गंवा बैठने वाले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे को दरिया बनाया, रेस्क्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वजह से शायद अल्लाह ने ये इज्जत दी कि मैंने आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन में बोलता हूँ, अनएक्सपेक्टेड जो बोलते हैं वो बात अभी दिखने में आ रही है। घर में तो मेरे को खुशी का माहौल इतना है ना कि जब भी मैं घर जाता हूँ, अभी मैंने एक्चुअली ना 8 दिन से मैं छुट्टी ले रहा हूँ, और जो इंटरव्यू होने के बाद घर पे जाता हूँ तो घर में तो खुशी का माहौल देख के बहुत मज़ा आती है, बहुत अच्छा लगता है। गांव में भी अभी मेरे लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे, तो उनकी फीलिंग को समझ सकता था कितनी खुशी महसूस करे वो लोग। कल जब मैं गांव में गया था, वो मेरा इतना वेलकम, ये अनएक्सपेक्टेड था सब। ये क्या बोलते ना, देयर इज नो वर्ड्स इन माय डिक्शनरी इन शॉर्ट। आरिफ जी, ये बताइए कि आपको डर नहीं लगा जब आप रेस्क्यू करने गए? तो एक इंसान होता है कि डरता है कि मैं रेस्क्यू करने किस तरीके से उतरूँ और कैसे जाऊँ। आप उस वक्त क्या हालात थे और आपको उस वक्त जो है डर वगैरह नहीं लगा था? सर एक्चुअली ये हम लोग के पास 8 मिनट का ही समय था। यानी जो मैंने एक्सीडेंट का जो एरिया था, जब हम लोग को कॉल है कि वो एक्सीडेंट एरिया में आपको जाके ना रेस्क्यू करना, तो 20 मिनट का रनिंग था। तो डिप्टी कंट्रोल ने बता दिया था कि थोड़ी स्पीड जाके ना जितना हो सके रेस्क्यू करो। तो 8 मिनट में हम लोग ने पूरा सामान रेस्क्यू का पूरा रेडी करके रेडी रखा था। उसमें लाइफ रिंग था, रिंग बॉल, लाइफ जैकेट था। जैसे ही वो एक्सीडेंट एरिया में गए तो ये देखा ही नहीं कि कोई नॉन मुस्लिम है, ये तो सब हेल्प की आवाज़ आ रही थी, बचाओ की आवाज़। रेस्क्यू करना चालू, वो टारगेट ही नहीं था कि अपनी जान के जान से खेल के ना बोले कुछ करना पड़ेगा अपने को। उसमें एक तपस लड़का था और नंदू था और अपनी किफ़ायत मुल्ला वो ड्राइवर था। सबने यही टारगेट रखा था कि करना है तो करना है बस। आपको कितना साल हो गया यहाँ पर शहरी के अंदर, मतलब मेरे पीछे समुंदर भी है, कितने साल हो गए आपको इस समुंदर से बातें करते हुए? ये अभी 18-20 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं। एक्चुअली पहले एज ए सीमेन मैंने काम किया
और एज ए मास्टर मैंने 16-18 साल हो गया। अब आप मुंबई कब आए थे? मतलब मुंबई रोजी रोटी की तलाश में आए थे कि मुंबई, मतलब आप कोकन साइड के हैं, कोकन साइड भी समुंदर है, तो यहाँ पर आप रोजी रोटी की तलाश में आए थे, किस वजह से मुंबई का रुख किया था? एक्चुअली अपना जो बामने जो है उनके जितने भी बिजनेस है ना, मोस्ट ऑफ बंदे उनके बिजनेस है ना वुडन बोर्ड के ही है। तो फेरिया बोलो, गेट ऑफ इंडिया बोलो, बेलाट पियर बोलो, सबके अलग अलग। ये जो बेलाट पियर का शिफ्ट टू शोर है वो मेरे खुद ससुर का था। वो ससुर ऑफ होने के बाद वो बिजनेस हम लोग ने थोड़ा, मैंने क्या बोलते, थोड़ा लॉस हुआ थोड़ा। पहले कॉलेज तो मैंने यहीं से किया था, महाराष्ट्र कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, BA में। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि भाई लोगों को अगर, और सरकार को, कि लोगों को अगर जाना है, समुंदर के बीच जाना है और सरकार को कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि लोगों की जान बचे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पहले तो जो भी मैं यानी क्या बोल रहा हूँ, जो भी बोट पे ऑन बोर्ड होगा तो मैं तो यही बोलूँगा, प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। पहले तो लाइफ जैकेट पहनना है किसी भी हाल में, क्योंकि ये रेस्क्यू के उनके खुद की जान के लिए भी यानी टेंशन नहीं कुछ। यानी अगर कोई गिर भी जाता है, एक्सीडेंट हो भी जाता है, तो अपने अगर लाइफ जैकेट पहना हुआ नहीं हो तो जान तो अल्हम्दुलिल्लाह बचेंगे उनकी। क्योंकि वो फ्लोट रहने के बाद अगर यानी रेस्क्यू करना रहेगा उनको, तो रेस्क्यू करने में दिक्कत नहीं आएगी। सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए कि जो लोगों, मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ बेहतर हो? यही कि अभी हर जगह पे अगर चैनल में अगर बोट खड़ी करेंगे, पेट्रोलिंग बोट बोलो, ऐसे स्टैंड बाय रखेंगे, तो अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है ना तो इतनी कैजुअलिटी नहीं होगी जितनी उस दिन हुई थी। क्योंकि मैं तो समझता हूँ थोड़ा दो चीज़ की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई। जब आदमी अगर बंदे अगर लाइफ जैकेट पहनते थे तो इतनी बड़ी कैजुअलिटी होना मुश्किल था। और दूसरा कि वक्त पे अगर जब मैंने बोट अगर स्टैंड बाय रहते उधर, तब भी इतनी कैजुअलिटी नहीं होती थी। अगर बात करें